नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमारे माथे को गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत में 7 करोड़ से अधिक बच्चे प्री प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान समेत कई क्षेत्रों में उम्मीदों और संभावनाओं का दूसरा नाम भारत है। भारत एक ऐसा देश है जिसने युगों युगों तक दुनिया को ज्ञान की मशाल से रास्ता दिखाया। हमारे वेद, उपनिषद हजारों वर्षों बाद भी प्रासंगिक हैं, जिसने नैतिक मूल्यों के साथ धर्म के मार्ग पर चलकर यश की प्राप्ति के मार्ग बताए। जब दुनिया न्याय, अन्याय, यश, अपयश में लगातार लड़ रही थी, तब भी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्यालयों में लोग दूर दूर से आते थे। तो चलिए आज़ादी के वक्त से वर्तमान कोरोना काल में चल रही ऑनलाइन क्लास के सफ़र को देखते हैं और जानते हैं कि अगले दशक में शिक्षा के क्षेत्र में भारत कहाँ होगा। क्या आपको याद है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले नारा था, का खा गा घा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। फिर नारा आया, कोई ना छूटे। इस बार शिक्षा है सबका अधिकार। स्कूल चलें हम और पढ़ेंगी बेटियां और लड़ेंगी बेटियां। इन्हीं नारों में शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद के 7.5 दशकों में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन अभी भी जारी हैं। सुनहरे अतीत में भी भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने युगों युगों तक दुनिया को ज्ञान की ज्योति से रास्ता दिखाया है। बौद्ध काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ने लोग दूर दूर से आते थे। भारत में अगर हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम में ये खूबी है जिसे हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। यहाँ पे शिक्षक को एक गुरु या एक प्रभु की तरह हम देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा जब प्रदान होती थी शुरुआत में तो गुरुकुल में शिक्षा प्रदान होती थी, और गुरु और शिष्य के बीच में जो एक अटूट जो रिश्ता है और वो शिक्षा का एक इतना महत्वपूर्ण जो अंश है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये बात स्मरण करनी चाहिए। हमें ये बात भी स्मरण करनी चाहिए कि एक ज़माना था जब नालंदा यूनिवर्सिटी, आधुनिक रूप में अगर हम देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी शायद प्राचीन ज़माने की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय के तौर से हम उसको देख सकते हैं। आज़ादी के बाद एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा का नारा दिया गया। इसके लिए अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जो बाद में मानव संसाधन मंत्रालय के रूप में तब्दील हुआ। वहीं हर राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इससे शिक्षा की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी मदद मिली। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। साल 1952 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के मकसद से 1961 में NCERT की स्थापना की गई। शुरुआत में योजना आयोग के सामने अनेक चुनौतियां थीं कि कैसे शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इस बात का ख्याल रखा गया कि कैसे प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। भारत ने बीते 7 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं। साल 1951 में खड़गपुर में पहली IIT की स्थापना और इसके बाद 1958 में दूसरी IIT मुंबई में स्थापित हुई। फिर 1959 में दिल्ली, कानपुर, चेन्नई और गुवाहाटी में IIT की स्थापना हुई। 1968 में भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों के बेहतर क्षमता वर्धन के लिए उचित प्रशिक्षण जैसे प्रावधान किए गए और मातृभाषा में शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में पेश किया गया था। इसमें देश में शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा पेश किया गया। साथ ही
शिक्षा के आधुनिकीकरण और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर रहा। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गरीबों के लिए फेलोशिप, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देने के लिए समूची शिक्षा प्रणाली को नए सिरे से विकास करने, समाज के उपेक्षित वर्गों, सामाजिक और मानसिक बाधाओं से ग्रस्त वर्गों के अध्यापकों की भर्ती पर जोर दिया गया था। इसके अलावा नए स्कूल और कॉलेजेस खोलने पर जोर दिया गया था। हायर एजुकेशन की बात करूं तो आईआईटीज़ पहले खोले गए और आईआईटीज़ एक ब्रांड है हमारे देश की शिक्षा की, जिसे पूरा विश्व मानता भी है, चाहता भी है और उसको अपने यहाँ अवसर भी देना चाहता है। उन्हीं की तर्ज पर फिर जब देखा आईआईटीज़ थोड़ी सी सीमित थी तो एनआईआईटीज़ खोली गई और ट्रिपल आईटीज़ खोली गई। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1986 की शिक्षा नीति में जब बात टेक्नोलॉजी की गई थी तो ये बहुत सारे ऐसे संस्थान खोले गए जो आईआईटीज़ नहीं थे लेकिन आईआईटीज़ जैसे कहे जा सकते हैं, और कुछ नहीं तो जैसे परिवार में भाई बहन होते हैं तो कुछ मिलते जुलते से संस्थान खोले गए, आईआईएम्स खोले गए। उसमें प्राइवेट क्षेत्र के भी कुछ अच्छे प्रबंधन संस्थान भी आए। और यदि महाविद्यालयों की, जैसा मैंने आपको कहा, संख्या बढ़ी तो विश्वविद्यालय कहाँ 300 से 1000 तक लगभग अब पहुँच गए हैं और महाविद्यालय लगभग 40,000 के करीब पहुँच रहे हैं और लगभग हर महीने या 2 महीने में उनकी संख्या बढ़ जाती होगी। तो अभी तक मैं समझती हूँ जो शिक्षा नीतियों का सभी का उद्देश्य रहा है एक्सेस, क्वालिटी, एक्सीलेंस, यानी पहुँच शिक्षा तक सबकी हो पाए, फिर उस शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाया जाए और फिर उसे सर्वोत्कृष्टता की ओर ले जाया जाए। छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। इसका मकसद स्कूलों में छात्रों का पंजीकरण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही बच्चों के पोषण के स्तर को सुधारना था। शुरुआत में सिर्फ प्राइमरी यानी 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों को यह सुविधा दी गई। सरकार ने साल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना था। इससे पहले सरकार ने कारगर पहल करते हुए प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे देश भर में स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई। अक्टूबर 2002 में मिड डे मील योजना का विस्तार करते हुए एजुकेशन गारंटी स्कीम के सभी छात्रों और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर को इसमें शामिल किया गया। सन 2008 और 9 में इस योजना को उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं तक लागू कर दिया गया। 2008 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों को भी इससे जोड़ा गया। शिक्षा के लिए पोषण भी आवश्यक है और भोजन भी आवश्यक है, और एक पोषण युक्त भोजन यदि बच्चों को विद्यालय में दे दिया जाएगा तो वह विद्यालय में रह भी सकेंगे और विद्यालय की तरफ आकर्षित भी होंगे। इसलिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई। उसके बाद राइट टू एजुकेशन भी आ गया, उसके साथ भी इसको जोड़ा गया, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को हम वास्तविक तब बना सकते थे जब हम बच्चों की उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते। कुछ और एक आवश्यकताएं भी इसके साथ हैं जो अब आने वाले समय में बनेगी। जैसे बच्चियां इसलिए ड्रॉप आउट करती हैं कि पहले वहाँ टॉयलेट्स नहीं होते थे। ये भी उसी प्रकार से बुनियादी आवश्यकता है जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट्स के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की है और स्कूलों में ये अवश्य पूरा होगी। लेकिन मिड डे मील स्कीम को क्रियान्वित जिस प्रकार से किया गया था उसके विषय में मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि उसकी बहुत ईमानदारी से उसको क्रियान्वयन की आवश्यकता है, क्योंकि वह मात्र एक ऐसी योजना ना बन जाए जहाँ भोजन आया आपने बांट दिया। वहाँ शिक्षक ये देखें कि वो भोजन कैसा है। इस साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ को सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। लिहाजा नए भारत में हमें शिक्षा के स्तर और शिक्षा की दर को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हमें आजादी मिली उस समय 19वीं सदी आबादी साक्षर थी। आजादी के 75 साल बाद साक्षर आबादी का आंकड़ा 80% तक पहुंच गया है, लेकिन 20% आबादी यानी लगभग 25 करोड़ अभी भी साक्षर नहीं है। लंबे समय बाद देश में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी दिशा में एक अनूठी पहल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक यानी अगले 25 वर्षों में भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का रोड मैप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को यदि हम सही तौर पर क्रियान्वित करेंगे तो उसके माध्यम से आज़ादी के 100 वर्ष से पहले हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात भी ला पाएंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीयकरण भी
सम्मिलित है। और साथ ही साथ जो विश्व गुरु बनने की हमारी योग्यता है, सपना नहीं कहूँगी क्योंकि सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो हमारी योग्यता है वह शायद हम व्यवहार में भी ला पाएँ। और इस समय जो स्थिति है पूरे विश्व में, मैं समझती हूँ पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर, भारत की आध्यात्मिकता की ओर, भारत की विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली की ओर, जिससे हम थोड़ा दूर हो गए हैं पिछले वर्षों में, उसकी ओर देख रही है। और यदि हम वास्तव में विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षक और शिक्षित के बीच, विद्यार्थी और विद्यादायक गुरु के बीच जो संबंध था भारत में, उसे हमें पुनर्जीवित करना होगा और संपोषित करना होगा, क्योंकि विश्व गुरु वही गुरु भारत को बना सकते हैं जो अपने शिष्यों को अपने बच्चों की तरह देखते हैं। नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी करीब 3.5 दशक बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार के रास्ते खुल गए हैं। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली। इसका मकसद 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए हर छात्र में निहित क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में पहले जो 10+2 की परंपरा थी, उसकी जगह 5+3+3+4 की व्यवस्था रखी गई है। इसमें 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के साथ क्लास 1 और 2। उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5। फिर अगले 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8। वहीं आखिरी के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11 और 12। कम से कम 5वीं क्लास तक और जहां संभव हो तो 8वीं तक और उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि हम जब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो हम सबसे बेहतर तरीका है मातृभाषा में समझना। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम ऐसे देश, एक बहुबोली देश जैसे जो हमारा देश है, भारत देश जो है बहुबोली देश है, वहाँ पे ये प्रयास करना कि इतने सारे भाषाओं में हम शिक्षा प्रदान करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। इसमें हमें बहुत सारे कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में हम चीन, जापान और जर्मनी तो है नहीं कि एक ही मातृभाषा है। हमारे देश में बहुत सारी मातृभाषाएं, और सब मातृभाषा को बराबरी का स्तर अगर हमें देना है तो हमें बहुत ही कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें बहुत कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि आने वाले 5 सालों में ह्यूमैनिटीज जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। वहीं दुनिया के दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में भारत को अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। IIT समेत देश भर के सभी तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे। इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा। छात्र अब क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन कोर्स भी कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में GDP का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर के सभी संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की भी बात कही गई है। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सभी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये सभी बदलाव आने वाले कुछ वर्षों में दिखना शुरू हो जाएंगे।
विश्व भर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विज्ञान के ऊपर इतना जोर लगाया गया कि धीरे धीरे ह्यूमैनिटीज़ को बिल्कुल साइडलाइन किया गया। ह्यूमैनिटीज़ को ऐसा लग रहा था, एक समय आ गया था कि लोगों को बहुत डर लगने लग गया था कि शायद अब कोई ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एक सवाल हमेशा पूछा जाता था कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे तो इसमें देश के निर्माण में या देश के विकास में क्या, ये किस तरह से उपयोगी बनेगा। तो जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अब जो बनाई गई है, उसमें जिस तरह से बच्चों को ये मौका मिल रहा है कि वो विज्ञान के साथ साथ अगर वो चाहें तो वो इतिहास भी पढ़ सकते हैं, अगर वो चाहे तो वो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज में एक जो स्टिग्मा होता था कि अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो तो आप उतने बुद्धिमान नहीं हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो आप इसलिए ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो क्योंकि आप विज्ञान में असफल रहे। तो ये जो शिक्षा नीति ने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है, शायद ये समाज के का जो एक नज़रिया है विज्ञान वैज्ञानिक विषयों को लेकर और मानविकता की विषयों को लेकर, मतलब साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को लेकर, ये जो एक परसेप्शन है उसमें बदलाव आएगा और ये देश के हित के लिए है, ये पूरे विश्व के हित के लिए है। हमें स्कूलों का निर्माण इस तरह से करना चाहिए जहां हर बच्चा जाना चाहे। इसके लिए हमें बच्चों से पहले बड़ों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। बच्चे कुदरती तौर पर खुशमिजाज होते हैं और वो आबादी का ऐसा हिस्सा हैं जिनके साथ काम करना सबसे आसान होता है। तो फिर सवाल है कि पढ़ाने के लिए माहौल को खुशनुमा बनाना एक मुश्किल काम क्यों हो जाता है। आज हमारे पास ऐसे कई वैज्ञानिक और चिकित्सकीय प्रमाण मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि अगर आप एक खुशनुमा माहौल में होते हैं तो आपका शरीर और दिमाग सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करता है। बीते सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया गया है, लेकिन हमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभी काम करना बाकी है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत साल 2025 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता का लक्ष्य है। सन 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है। इसके अलावा स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह से सुधार होगा। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। जानकार कहते हैं कि शिक्षा को इतना सरल बना दिया जाए कि गरीब और अमीर बराबर की शिक्षा पा सके। पहली बार यह शिक्षा नीति उन बच्चों की बात करती है जो स्कूल में पहुंचने से पहले भी उनका ध्यान रखना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसे शैशवकालीन ध्यान रखने की अवस्था कहा गया है। मैं इसको बहुत ही सुंदर प्रयोग मानती हूँ, क्योंकि आप देखिए बहुत से ऐसे परिवार हैं इस देश में जिनके पास बच्चा कहाँ रहे, पैदा होने से स्कूल जाने तक, इसका स्थान नहीं है और अभी तक हमने इसको देखा भी नहीं। जब मैं इग्नू थी तो पहली बार इग्नू में एक शिक्षिका ये लेकर आई थी प्रस्ताव कि मैम हम एक कोर्स शुरू करें अर्ली चाइल्डहुड केयर पर। तो सब लोग उसे कह रहे थे इसका क्या मतलब है। उसने कहा आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पता नहीं वो देख पाई थी कि नहीं देख पाई थी, लेकिन शिक्षा नीति उसकी बात करती है। यानी बच्चे को उस समय भी जब वो विद्यालय में जा रहा है उससे पहले उसे एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ शिक्षा के लिए वो तैयार हो सके। यह शिक्षा नीति चाहती है कि गिनना पढ़ना बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, जो पिछले अनेक वर्षों में हमारी कमज़ोर हो गई है। नई शिक्षा नीति में कई दूरगामी सुझाव दिए गए हैं जिससे इस क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना जागे। हायर एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा नीति लागू होने के बाद छात्रों को लचीलापन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का अवसर मिलेगा। यूनिवर्सिटी के कठोर सिस्टम को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा का विकास आज की जरूरतों के हिसाब से होगा। इनोवेशन और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। IIM और IIT इस दिशा में लगे हुए हैं। आने वाले 10 सालों में काफी बदलाव की उम्मीद है। नई शिक्षा नीति में शोध पर काफी फोकस किया गया है। पिछले 75 वर्षों में मैनेजमेंट की पढ़ाई में भी काफी बदलाव हुआ है।
आजादी के समय मैनेजमेंट का एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन अब सरकारी और निजी क्षेत्रों में मैनेजमेंट स्कूलों की भरमार है। हम बड़ी संख्या में मैनेजमेंट मैन पावर भेज रहे हैं, पर कई चुनौतियां भी हैं। अगले 5 वर्षों में देश में कई विदेशी विश्वविद्यालय अपना पैर जमा सकते हैं। नई शिक्षा नीति से एक बात पता चली है कि सबसे पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान करना चाहिए, फिर छोटे बच्चों की शिक्षा पर काम करना चाहिए। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी। ये एक पहली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसके हृदय में भारत है, जिसके मस्तिष्क में भारत है और भारत का सम्मान है। तो यह शिक्षा नीति यदि हम ही लोग, क्योंकि हम शिक्षक ही उसे क्रियान्वित करेंगे, चाहे हम समाज का हिस्सा हों, चाहे हम शिक्षा की व्यवस्था का हिस्सा हों, शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा हो, हमारा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। उस रूप में मैं देखती हूँ। तो यह शिक्षा नीति एक तरह से आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहती है हमारी मानसिकता में, शिक्षा के प्रति हमारी अप्रोच में। विद्या का अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षा और विद्या में भी फ़र्क है। तो विद्या का अर्थ क्या होता है? यूजीसी कहती है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह होती है जो हमें मुक्त करती है। मुक्त किससे करती है? अज्ञान से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है, अंधकार से मुक्त करती है। और जो भय से मुक्त करती है तो बहुत सारी आशंकाओं से भी मुक्त करती है। भारत इस शिक्षा नीति के माध्यम से अपने पुराने सम्मान को, अपने पुराने आत्मविश्वास को, अपने पुरानी शक्ति को एक बार फिर से जागृत करना चाहता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। वहीं जानकार ये भी बताते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन पर जोर देना चाहिए, जिससे छात्र देश की समस्याओं को सुलझा सकें। देखा जाए तो छात्रों में ऐसा समन्वय स्थापित हो सके कि जब छात्र स्कूलों से बाहर निकलें तो देश को आगे ले जा सकें। मुझे लगता है कि अब जो रिसर्च पर, जो शोध पर, क्योंकि जिस तरह की का स्ट्रक्चर बना है, 4 साल का जो एक स्ट्रक्चर बना है, उसमें जो आखिरी साल है वो शोध पर ध्यान देता है। तो ये जो शोध वाली जो भावना आएगी बच्चों में, जो क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च एबिलिटी जो विद्यार्थियों में आएगी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभान्वित होंगे हम इससे। दूसरी बात, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये हम सिर्फ कहते आ रहे हैं, लेकिन ये नीति अब इसको पॉसिबल कर देगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप बायोलॉजी के साथ साथ आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ी के साथ साथ आप गार्डनिंग भी सीख सकते हैं। तो इसमें तरह तरह के लाभ होंगे, जैसे कि वोकेशनलाइजेशन की भी जो हम बात करते हैं, उससे वोकेशनलाइजेशन भी हो जाएगा, उससे आप आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से हुए शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव के चलते ऑनलाइन कक्षाओं पर फोकस किया जा रहा है। निजी स्कूलों में तो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में वर्चुअल एजुकेशन एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभरेगा। कोरोना काल में शिक्षा के नुकसान के बाद सरकार का ऑनलाइन शिक्षा पर खास फोकस रहा है। एनसीईआरटी की किताबें अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके लिए परिषद की ओर से एक वेबसाइट epathshala.nic.in तैयार की गई है। ई पाठशाला की वेबसाइट पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सिलेबस से संबंधित सभी किताबें अपलोड की गई हैं। छात्र यहां से अपने पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट से सबसे अधिक फायदा ये होगा कि छात्र छात्राओं को अगर बाजार में एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही हैं तो वो आसानी से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इससे छात्रों के साथ अभिभावकों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों के बजाय निजी पब्लिशर्स की किताबों से पढ़ाई करनी पड़ती है। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से अभिभावकों की जेब पर भी अधिक बोझ पड़ता है, क्योंकि निजी पब्लिशर्स की किताबें एनसीईआरटी की किताबों से काफी महंगी पड़ती हैं। साथ ही संचालकों का तर्क होता है कि एनसीईआरटी की किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं रहती हैं, लेकिन अब ऑनलाइन उपलब्ध होने से किताबों का संकट खत्म हो जाएगा और स्कूल संचालकों की मनमानी पर भी अंकुश लग जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के मुताबिक 72% छात्रों को घर पर ही डिजिटल उपकरण तक पहुंच उपलब्ध है। सर्वेक्षण के मुताबिक 96% बच्चे स्कूल आना चाहते हैं
और 94% स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं। भविष्य में हमारी आबादी ज़्यादा नौजवानों की होगी और आज जिस हिसाब से मोबाइल क्रांति हुई है उसमें तकनीक बड़ी भूमिका निभाएगी। इस तकनीक का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। बहरहाल आज़ादी के 7 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जो अभी भी जारी है। उम्मीद है आने वाले वर्षों में हमारी 100% आबादी न सिर्फ साक्षर होगी बल्कि विश्व में भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।